नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, सहयोगी देशों के वैध हितों का ध्यान, बहुपक्षवाद को समर्थन और साझा हितों को बढ़ावा देना ही टिकाऊ विश्व व्यवस्था कायम करने का एकमात्र तरीका। सेना ने कहा, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत। सरकारी कोविड अस्पतालों में मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए आवंटित। बैंकों ने 19 लाख एमएसएमई और अन्य कारोबारियों के लिए 79,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण मंजूर किया। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कुछ शर्तों के साथ जारी। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार संध्या में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, सहयोगी देशों के वैध हितों का ध्यान, बहुपक्षवाद को समर्थन और साझा हितों को बढ़ावा देना ही टिकाऊ विश्व व्यवस्था कायम करने का एकमात्र तरीका है। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के त्रिपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन में आज प्रारंभिक भाषण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस विशेष सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में समय की कसौटी पर खरे उतरे हमारे सिद्धांतों की फिर से पुष्टि होती है। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के प्रमुख देशों को समूचे विश्व के लिए मिसाल पेश करनी चाहिए। But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way. Respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners, supporting multilateralism and promoting common good are the only way to build a durable world order. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र 50 सदस्यों के साथ शुरू हुआ था और आज 193 देश इसके सदस्य हैं। इसलिए इस तथ्य की अनदेखी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया को ज्यों का त्यों जारी नहीं रखा जा सकता। श्री जयशंकर ने कहा कि रूस, भारत और चीन विश्व की कार्यसूची के निर्धारण में सक्रिय रूप से भागीदार रहे हैं और भारत को आशा है कि बहुपक्षवाद की नई अवधारणा पर भी तीनों देशों की आम राय बनेगी। श्री जयशंकर ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीवाद और फांसीवाद पर जीत में भारत सहित कई देशों ने महत्वपूर्ण बलिदान और योगदान दिया। India made a significant contribution with 2.3 million of its citizens under arms and 14 million more participating in war production. Indian blood was shed at the battlefields of the world, from Tobruk, El Alamein and Monte Cassino to Singapore, Kohima and Borneo. विदेश मंत्री ने कहा कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में भारत को उचित सम्मान नहीं दिया गया। ये ऐतिहासिक अन्याय पिछले 75 वर्ष में भी ठीक नहीं किया गया, जबकि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। इसलिए विश्व के लिए ये महत्वपूर्ण है कि भारत के योगदान का सम्मान किया जाए और अतीत की भूल सुधारी जाए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव समाप्त करने पर आम सहमति बन गई है। मोल्दो में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्ष टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए। सेना के सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता कल मोल्दो में सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बैठक में पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव कम करने के उद्देश्य से चुशुल के निकट वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर मोल्दो में हुई यह बैठक लगभग 12 घंटे चली। दोनों पक्षों के बीच हुई इस प्रकार की यह दूसरी बैठक थी। इसके पहले दोनों कोर कमांडर की पहली बैठक 6 जून को हुई थी, जिसमें कई जगहों से दोनों देशों के सेनाओं के हटने पर सहमति बनी थी। लेकिन 15 जून को गलवान घाटी में हुई घटना को भारत ने चीनी सेना की पूर्व नियोजित कार्रवाई करार दिया। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आश्वस्त किया कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब इतना सक्षम है कि कोई भी देश इसकी 1 इंच की जमीन पर भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस घटना के बाद लोग देश के विभिन्न हिस्सों में चीन के बने उत्पादों का विरोध भी कर रहे हैं। सौभाग्यकार के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज सवेरे पुलवामा जिले के बांदजू इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया।
पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के एक संयुक्त दल ने बांदजू इलाके में आतंकवादियों का सुराग मिलने पर घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों के पहुंचते ही आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए। इस अभियान में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 राइफलें बरामद हुई हैं। मारे गए आतंकियों की पहचान का पता लगाया जा रहा है। इस महीने दक्षिण कश्मीर में हुई 11 मुठभेड़ में अब तक 34 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इससे पहले आतंकवादियों ने कल शाम लगभग 8:30 बजे पुलवामा जिले के त्राल इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक शिविर पर हथगोला फेंका। इस बीच सुरक्षा बलों ने श्रीनगर शहर के हरवान में एक आतंकवादी ठिकाने का पता लगाया। ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की कथित टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसके साथ किसी तरह का समझौता भी नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबको एकजुट होकर पूरी ताकत और संकल्प के साथ सेना का साथ देना चाहिए। श्री पात्रा ने कहा कि असत्य बोलना और भ्रामक खबरें फैलाना अब कांग्रेस पार्टी की नीति बन गई है। उन्होंने कहा कि भारत की 1 इंच भूमि भी चीन के कब्जे में नहीं गई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद कश्मीर में फिर से सुरक्षा बलों पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED हमलों की योजना बना रहा है, लेकिन सुरक्षा बल ऐसी किसी भी घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान को श्रद्धांजलि देने के बाद श्रीनगर में मीडिया से बातचीत में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में कुपवाड़ा केरन सेक्टर, जम्मू में राजौरी पुंछ तथा नौशेरा के जरिए कश्मीर घाटी में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के और आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से और भी कोशिशें हो रही हैं कि जैश ए मोहम्मद के और कार्डर्स और लश्कर तौबा के और कार्डर जो है कश्मीर के अंदर भेजे जाएं। कल परसों से भी नौशेरा सेक्टर फिर से बहुत एक्टिव चल रहा है। कुपवाड़ा का केरन और बारामूला सेक्टर में जबरदस्त कोशिश चल रही है कि उस जगह पर सीजफायर वायलेशन की आड़ में और आतंकियों को इस तरफ भेजा जाए। वहां भी आर्मी इनकी कोशिश जो इस तरह की उनको नाकाम कर रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय ठिकानों पर मोर्टार से गोलाबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की सेना ने आज दोपहर नियंत्रण रेखा पर मचहिल सेक्टर में अकारण संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हमारे जुनून की उड़ान आसमान से ऊंची है, हमारे इरादों की मजबूती चट्टानों से भी मजबूत है और हम सिर्फ नौकरी नहीं करते, हम सुरक्षा करते हैं देश की। हम हैं भारतीय वायुसेना और आपके पास है मौका हम में से एक बनने का। भारतीय वायुसेना में भर्ती 15 जून 2020 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। ये आकाशवाणी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कोविड अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए PM केयर्स फंड से 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। अब तक 2,923 वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है और इनमें से 1,340 वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा दिए गए हैं। ये वेंटिलेटर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान को दिए गए हैं। इस महीने के अंत तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त 14,000 वेंटिलेटर पहुंचा दिए जाएंगे।
इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1000 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस सहायता का उपयोग प्रवासियों के आवास, भोजन, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए किया जाएगा। महाराष्ट्र को 181 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश को 103 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 83 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक को भी अनुदान जारी किए गए हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के अंतर्गत अब तक 79,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए हैं। इनमें से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 आपदा के दौर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संचालन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सरकार की योजनाओं का अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं में भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना से लॉकडाउन के बाद 19 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने में मदद मिली है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 56.37% हो गई है। अब तक 2,48,190 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,994 रोगी स्वस्थ हुए हैं। 1,78,014 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 14,933 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ कोरोना मरीजों की कुल संख्या 4,40,215 हो गई है। एक दिन में इस संक्रमण से 312 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 14,011 हो गई है। इसके साथ ही देश में मृत्यु दर 3.18% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,87,233 नमूनों की जांच की गई। अब तक 71,37,717 नमूनों की जांच की जा चुकी है। परिषद सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर कोविड-19 जांच केंद्रों में वृद्धि कर रही है। अब तक कुल 992 प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी गई है। इनमें से 726 सरकारी और 266 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। असम में गुवाहाटी में आज रात 9 बजे से 11 वार्डों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कामरूप जिले के उपायुक्त विश्वजीत पेगू ने बताया कि लॉकडाउन 14 दिनों तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला गुवाहाटी शहर में कुछ इलाकों में कोविड-19 के बड़े स्तर पर फैलने के बाद लिया गया। लॉकडाउन के नियम के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा सार्वजनिक और निजी परिवहन पर भी पाबंदी रहेगी। हालांकि किराने की दुकानें, फल, सब्जियों, चारा, डेयरी और दूध के बूथ सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। असम में फिलहाल 2079 सक्रिय मामले हैं। कर्नाटक देश के उन बड़े राज्यों में से एक है जहां प्रति मरीज 47 संपर्कों का पता लगाया जा रहा है। राज्य के कोविड वॉर रूम के प्रभारी मुनीश मुदगल ने बताया कि राज्य कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण पाने में इसलिए सफल रहा है क्योंकि यहां कोविड-19 के मरीजों के पॉजिटिव पाए जाने के 14 दिन पहले ही उनके संपर्कों को ढूंढकर क्वारंटीन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10,000 से ज्यादा फील्ड कर्मी मरीजों के संपर्क ढूंढने के कार्य में लगे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मोबाइल ऐप पर घर के पतों सहित प्राथमिक और उसके बाद के सभी संपर्कों का रिकॉर्ड रखा जाता है। टेक्नोलॉजी की मदद से जानकारी को तुरंत रवाना किया जा सकता है। सभी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स का पता मोबाइल ऐप में डालते ही राज्य के सभी जिलों में उपस्थित कर्मचारी उसके पते को तुरंत जाकर कॉन्टैक्ट्स के क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाती है। क्वारंटाइन में रखे व्यक्तियों की मोबाइल फोन संख्या को ऐप में दर्ज करते ही उनके लोकेशन को जाना जा सकता है। इस ऐप की वजह से केवल 24 घंटे में कॉन्टैक्ट्स का पता लगाया जाता है, उनके हाथों में ठप्पा लगाया जाता है और क्वारंटाइन पहुंचाया जाता है। मोदगिल जी का कहना है कि ऑनलाइन जानकारी की मदद से कॉन्टैक्ट्स का ट्रैकिंग राज्य राजधानी से लेकर गांवों तक संभव हो पाया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
गुजरात में पिछले 10 दिनों में सूरत की हीरा मंडियों के लगभग 300 कारीगर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। सूत्रों के अनुसार प्रशासन ने कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए हीरा उद्योग पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सूरत का हीरा बाजार अब सप्ताह में 2 बार बंद रहेगा। नए नियंत्रणों के अनुसार सूरत के मुख्य हीरा बाजार सप्ताह में 2 बार बंद रहेंगे, जबकि सभी हीरा इकाइयों की कैंटीन हर रोज बंद रहेगी। सूरत के नगर निगम आयुक्त बंछा निधि पाणी के अनुसार हीरा श्रमिकों के बीच बड़ी संख्या में कोविड-19 के मामले पाए जाने के बाद नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। महिधरपुरा, मिनी बाजार और चौकसी बाजार में स्थित डायमंड ट्रेडिंग हब भी स्थिति में सुधार होने तक सभी शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। अधिकारियों ने सभी डायमंड पॉलिशिंग इकाइयों को श्रमिकों के लिए अपने परिसर में उचित वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए कहा है। सूरत नगर निगम और डायमंड एसोसिएशन ने नए दिशा निर्देशों के सख्त कार्यान्वयन के लिए संयुक्त टीमों की स्थापना की है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों के लिए 30 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बताया कि कर्मचारी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, तो राज्य सरकार की भी उनके परिवारों के प्रति जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मुआवजा नियमित और अनुबंधित सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस बीच हमारी संवाददाता ने बताया है कि 100 से अधिक निजी और गैर सरकारी संगठनों ने टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। करीब 100 स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों द्वारा निर्मित स्वस्थ ऐप न केवल कोरोना वायरस बल्कि हर प्रकार के रोग के लिए सहायता प्रदान करेगा। ये देशव्यापी टेलीमेडिसिन ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग द्वारा रोगियों की निःशुल्क जांच करेगा। तत्पश्चात उन्हें दवाइयों की हस्ताक्षरित पर्ची और सलाह दी जाएगी। इसी के साथ बेहद कम शुल्क पर घर संगरोध सहायता, निदान, फार्मेसी, अस्पताल में बिस्तर के प्रबंध से संबंधित सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। वर्तमान में ये एप्लीकेशन हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में परामर्श का समर्थन करता है, जिसे धीरे धीरे 25 भारतीय भाषाओं में विस्तृत किया जाएगा। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, सहयोगी देशों के वैध हितों पर ध्यान, बहुपक्षवाद को समर्थन और साझा हितों को बढ़ावा देना ही टिकाऊ विश्व व्यवस्था कायम करने का एकमात्र तरीका। सेना ने कहा, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए। सरकारी कोविड अस्पतालों में मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए आवंटित। बैंकों ने 19 लाख एमएसएमई और अन्य कारोबारियों के लिए 79,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण मंजूर किया। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कुछ शर्तों के साथ जारी। और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज 2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। मुख्य सचिव चेतन बी सांघी ने ट्वीट कर बताया कि ये दोनों संक्रमित व्यक्ति 20 और 21 जून को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे। कोविड-19 के 3 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 10 मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की जेलों सहित प्रत्येक पुलिस थाना, अस्पताल, कलेक्ट्रेट, खंड विकास कार्यालय और प्रमुख संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क बनाएगी। ये डेस्क जागरूकता फैलाने और राज्य के नागरिकों को प्राथमिक चिकित्सा सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये हेल्प डेस्क कोरोना को लेकर सामान्य जनता की मदद करने का काम करेंगे और यहाँ पर कोरोना की चेन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदमों की जानकारी देते हुए पोस्टर और पैम्फलेट लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन कोविड हेल्प डेस्क पर कम से कम 2 व्यक्तियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा है और ये डेस्क प्रदेश के हर अस्पताल में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सक्रिय रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन डेस्क पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर का इंतजाम होना चाहिए। जो कर्मचारी इन डेस्क पर मौजूद रहेंगे उन्हें मेडिकल उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण और उनकी जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही उनके पास मास्क और ग्लव्स भी रहना चाहिए। राज्य के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण करके कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। हिमाचल प्रदेश में आशा कार्यकर्ता कोरोना महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे न केवल इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों का पता लगाने में मदद कर रही हैं, बल्कि लोगों को क्वारंटीन मानकों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ताओं को जुलाई और अगस्त माह के लिए 2-2 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस महामारी से प्रभावशाली तरीके से लड़ रहा है और इस संक्रमण को रोकने में प्रदेश की आशा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सामुदायिक स्तर पर संक्रमण का फैलाव रोकने में सफल रही है, जिसका श्रेय आशा कार्यकर्ताओं को जाता है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी कॉलेज विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए अगले सेमेस्टर में प्रवेश देने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार के इस फैसले से मध्य प्रदेश में 17,77,000 से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्र लाभान्वित होंगे। हालांकि कोई भी ऐसा छात्र जो परीक्षा के माध्यम से अपने ग्रेड में और सुधार करना चाहता है, उसके पास परीक्षा देने का विकल्प होगा। इस बीच सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि राज्य के सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा 12वीं कक्षा के उन छात्रों के लिए जो किसी भी कारण से बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाए हैं, एक बार फिर परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं राज्य में पूर्ण हो चुकी हैं। इसलिए 10वीं का परीक्षा परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में और 12वीं के परीक्षा परिणाम जुलाई के तीसरे सप्ताह में आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह से बच्चों को किताबें वितरित करने की व्यवस्था भी की जा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में फेफड़ों संबंधी विभाग प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को डॉक्टर के परामर्श के बिना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी दवाएं न लेने की सलाह दी है। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी जयसिंता गुंज्याल ने संक्रमण की चेन तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। Social distancing is a non-pharmaceutical infection prevention and control intervention to break the chain of infection. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा कोविड-19 महामारी के उपचार में उपयोगी बताई जा रही नई दवा का नाम और उसे बनाने में इस्तेमाल किए गए पदार्थों आदि से संबंधित विवरण जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। योग गुरु रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद ने आज उत्तराखंड में हरिद्वार में कोविड-19 के लिए कोरोनिल नामक दवाई जारी की है। दवा जारी करते हुए रामदेव ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 की ये दवा चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से विनियमित तरीके से अनुसंधान, प्रमाण और परीक्षण के बाद जारी की है। आयुष मंत्रालय ने कंपनी से ये बताने को कहा है कि इस दवा पर अनुसंधान और परीक्षण कहाँ किया गया, परीक्षण के नमूने का आकार क्या था, संस्थागत नैतिकता कमेटी ने दवा को कब स्वीकृति दी, इसका CTRI पंजीकरण कब हुआ और अध्ययन के निष्कर्ष क्या रहे। मंत्रालय ने कंपनी को यह भी निर्देश दिया है कि विधिवत जांच हो जाने तक वो दवा के बारे में कोई भी दावा और प्रचार न करे। मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार की दवाओं को लाइसेंस जारी करने वाली एजेंसी से भी आग्रह किया है कि वो कोविड-19 के उपचार में उपयोगी बताई जा रही इस दवा से संबंधित लाइसेंस की प्रतियां और इसे स्वीकृति प्रदान करने का ब्यौरा भी उपलब्ध कराए।
गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक पत्र के उत्तर में कहा है कि सरकार ने कोविड-19 देखभाल केंद्रों के संचालन का कार्य पहले ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी को सौंप दिया है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी और भारतीय सेना के डॉक्टरों और नर्सों को छतरपुर में 10,000 बिस्तरों वाले कोविड केंद्र में तैनात करने को कहा था। श्री शाह ने बताया कि सशस्त्र बलों के कर्मी दिल्ली में कोविड रोगियों की देखभाल के लिए बनाए गए विशेष रेल डिब्बों में भी तैनात कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या में 50% कमी करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि उच्चायोग में काम करने वाले पाकिस्तानी अधिकारियों का व्यवहार वियना संधि और दोनों देशों के बीच राजनयिकों तथा अन्य अधिकारियों के व्यवहार के तौर तरीकों के अनुसार नहीं है। इसके विपरीत पाकिस्तान सीमा पार से हिंसा और आतंकवाद को समर्थन देने की नीति पर अमल कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने हाल में पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों को बंदूक की नोक पर अगवा किए जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मंत्रालय ने कहा है कि ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान इस तरह के कृत्यों में किस सीमा तक जा सकता है। अगवा किए गए अधिकारियों ने भारत लौटने के बाद कल पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा उनके साथ किए गए बर्बरतापूर्ण व्यवहार का विस्तृत ब्यौरा दिया। इस सिलसिले में आज पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में सम्मन किया गया और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों की गतिविधियों के बारे में भारत की चिंता से अवगत कराया गया। भारतीय उच्चायोग भी अगले 7 दिन में इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या में 50% की कमी करने जा रहा है। पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ आज गुंडीचा मंदिर पहुंच गए। रथ यात्रा के इतिहास में पहली बार कोरोना वायरस महामारी की पाबंदियों की वजह से रथ यात्रा बहुत कम श्रद्धालुओं की मौजूदगी में हुई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए जगन्नाथ मंदिर के संचालकों, पुरी जिला प्रशासन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग सहित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। भगवान के 3 रथ पुरी के गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके हैं। भगवान बलभद्र तालध्वज रथ पर पहले पहुंचे, फिर देवी सुभद्रा दर्पदलन और भगवान जगन्नाथ नंदी घोष पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंचे। इससे पहले पुरी गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने तीनों रथों पर छेरा पोहरा की रस्म निभाई। श्री मंदिर प्रशासन के अनुसार सभी नीतियां निर्धारित समय पर हुई। कोरोना परीक्षण के बाद जो नेगेटिव पाए गए उन्हीं पुलिस तथा सेवायतों को रथ खींचने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा पुरी में कर्फ्यू लगाया गया है और शहर के सभी प्रवेश द्वारों को कल रात से सील कर दिया गया है। रथ यात्रा 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक 3 देवताओं भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की वार्षिक यात्रा का प्रतीक है। ये त्योहार जब देवता 9 दिनों के बाद जगन्नाथ मंदिर में वापस जाते हैं तभी समाप्त होता है। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कट्टा। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री नायडू ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारत के होनहार सपूत और निष्ठावान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का विरोध किया और अपनी अंतिम सांस तक इसके लिए अथक संघर्ष करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश का महान सपूत बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देहरादून में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, सहयोगी देशों के वैध हितों का ध्यान, बहुपक्षवाद को समर्थन और साझा हितों को बढ़ावा देना ही टिकाऊ विश्व व्यवस्था कायम करने का एकमात्र तरीका। सेना ने कहा, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए।
सरकारी कोविड अस्पतालों में मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए आवंटित। बैंकों ने 19 लाख एमएसएमई और अन्य कारोबारियों के लिए 79,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण मंजूर किया। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कुछ शर्तों के साथ जारी। और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।